अब नेक्स्ट टॉपिक है नगरीकरण और औद्योगिकरण। तो इस संरचनात्मक परिवर्तन में हम लोग देखेंगे कि ये नगरीकरण और ये औद्योगिकरण कैसे स्टार्ट हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले औपनिवेशिक अनुभव की जरूरत है। तो औद्योगिकरण का संबंध यांत्रिक उत्पादन के उदय से है, जो शक्ति के गौरव मानवीय यानी गैर मानवीय संसाधन जैसे वाष्प या विद्युत पर निर्भर होता है। मतलब कि ये नगरीकरण जो है, तो औद्योगिकरण को अगर देखा जाए, औद्योगिकरण से ही नगरीकरण होता है। तो औद्योगिकरण का संबंध यानी कि इसका अगर रिलेशन देखा जाए, तो जितना टेक्नोलॉजी है उसी से संबंधित होता है औद्योगिकरण। क्योंकि औद्योगिकरण जो है ये गैर मानवीय संसाधन यानी कि मानव को छोड़ के बाकी और जितने संसाधन रहेंगे, मशीन रहेंगे या फिर जितने भी जो कि मानव ना करे वो मशीन करे, या तो भाप इंजन हो या फिर कपड़ा बनाने वाला मशीन हो, समझ में रहा ना। इस टाइप के जितने भी टेक्नोलॉजी यानी तकनीक होंगे उन सभी का संबंध औद्योगिकरण से होता है। इसी पर निर्भर करता है यांत्रिकी यानी कि यांत्रिक जितने भी उत्पादन है उन सभी पर निर्भर करता है औद्योगिकरण। बहुत सारी पश्चिमी समाज शास्त्रीय पुस्तकों में यह बताया गया है कि अति विकसित परंपरात्मक सभ्यताओं में भी खेत या जमीन पर उत्पादन से संबंधित कार्य करने के लिए अधिकाधिक मानव की आवश्यकता होती थी। मतलब कि जो ये जमीनी अगर परंपरागत सभ्यता बोला जाए, तो खेत में जब काम करा जाता तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मानव की आवश्यकता पड़ती। मतलब कि ज्यादा मानव रहेंगे तो पता चलेगा खेत अगर रोपा रहा है तो उसमें बहुत सारा काम रहता, तो उसमें मानव की संख्या अधिक से अधिक रहती। अपेक्षाकृत निम्न तकनीक विकास की वजह से बहुत कम लोग कृषि के कार्य से अतिरिक्त कुछ अन्य आसान व्यवसाय कर सकते थे। अब लोगों के पास तकनीक नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था कि वो कृषि के अलावा भी कोई और व्यवसाय करके वे अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सके। ऐसी व्यवस्थाएं उस समय नहीं थी। इसके विपरीत औद्योगिक समाजों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार वृत्ति में लगे लोग कारखानों, ऑफिसों और दुकानों में कार्य करते हैं। मतलब कि अब अगर देखा जाए तो ये सभी चीजें बदल गया है। औद्योगिक समाज में अब लोग खेत में न काम करके बल्कि किसी ऑफिस में, किसी कारखाना में, किसी गिराज में, किसी ऑफिस दुकान में अपना रह करके काम करता है। औद्योगिक परिवेश में कृषि संबंधी व्यवसाय में लोगों की संख्या कम होती है। यह देखने में आया है कि पश्चिम में 90% से ज्यादा लोग कस्बों और शहरों में रहते हैं, क्योंकि वहीं पर रोजगार व व्यवसाय के अवसर अधिक होते हैं। अतः हम नगरीकरण को औद्योगिकरण से जोड़कर देखते हैं। मतलब कि ये जो नगरीकरण है, ये नगरीकरण बिना औद्योगिकरण के है ही नहीं। मतलब वही नगर सबसे ज्यादा व्यवस्थित, सुव्यवस्थित, विकसित, समृद्ध है जहां की औद्योगिक स्थिति सबसे अच्छा है। समझ में है ना। ये दोनों प्रायः एक साथ होने वाली प्रक्रियाएं हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन औद्योगिकरण से गुजरने वाला पहला समाज था जो सबसे पहले ग्रामीण से रूपांतरित होकर नगरीय देश बना। मतलब कि जो ब्रिटेन रहा, ये औद्योगिकरण से होकर के गुजरने वाला सबसे पहला समाज था जहां की ग्रामीण से रूपांतरित होकर के वो नगर के रूप में बना। सन 1800 से 10,000 थी। सन 1800 में 10,000 निवासियों वाले कस्बों और शहरों में पूरी जनसंख्या के 20% लोग रहते थे। सन 1900 तक यह अनुपात 74% हो गया। मतलब कि बहुत लोग इस शहर की ओर, कस्बा की ओर क्या हुआ, आकर्षित हुआ और लोग वहां गए, पहुंचे। राजधानी लंदन में 1800 ईस्वी में
लगभग 1.1 करोड़ लोग रहा करते थे और 20वीं सदी से के प्रारंभ तक यह आकार बढ़कर इतना हो गया कि आज इसकी जनसंख्या तकरीबन 707 करोड़ हो गई थी। कितना? 20वीं सदी तक यह जनसंख्या जो कि 1800 में 1.1 करोड़ था, वो 20वीं सदी तक आते आते 7 करोड़ हो गई थी। लंदन उस वक्त तक दुनिया का सबसे बड़ा नगर था। वह उत्पादन, वाणिज्य और आर्थिकी का सबसे बड़ा केंद्र था। यह केंद्र निरंतर फूलते फलते रहे। ब्रिटिश साम्राज्य का हृदय क्षेत्र हो गया था। मतलब कि ये विकसित होते होते इतने सुदृढ़, इतने दूर में फैल गया था और इतने विकसित हो गया था कि वो ब्रिटिश साम्राज्य का हृदय क्षेत्र हो गया था। यह कौतूहल की बात है कि ठीक इसी ब्रिटिश औद्योगिकरण का एक उल्टा असर, यानी कि भारत के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक क्षरण हुआ, मतलब कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मतलब कि बिना औद्योगिकरण के, मतलब यहाँ पे कोई औद्योगिक नहीं रहा। भारत में कुछ पुराने परंपरागत नगरीय केंद्रों का भी पतन हो गया। मतलब जो पहले से कुछ केंद्र थे, नगरीय केंद्र, वो भी क्या हो गए? पतन हो गए, मतलब समाप्त हो गए उनका। जिस तरह ब्रिटेन में उत्पादन और निर्माण में चढ़ाव आया, उसके विपरीत भारत में गिरावट आई। मतलब जिस तरह से लंदन विकसित होकर के, विकास करके, समृद्ध होकर के आगे बढ़ा, उसी तरह से भारत क्या हुआ? उसके विपरीत, यानी कि उल्टा एकदम नीचे चला गया, पतन हो गया। परंपरागत ढंग से होने वाले रेशम और कपास का उत्पादन और निर्यात मैनचेस्टर प्रतियोगिता में गिरता चला गया। भारत के प्राचीन नगर जैसे सूरत, मुसलीपट्टनम, जहां से व्यापार हुआ करता था, का अस्तित्व कमजोर होने लगा, जबकि आधुनिक नगर जैसे बंबई और मद्रास, जो उपनिवेशवादी शासन में प्रचलित हुए, मजबूत होते गए। मतलब कि ये और फेमस होते गया, शक्तिशाली बनते गया। भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश अधिकार के बाद, मतलब भारतीय राज्य पर जैसे ही ब्रिटिश अधिकार कर लिया, उसके बाद तंजौर, ढाका, मुर्शिदाबाद की राज्यसभाओं का विघटन हो गया। फलतः इन राज्यसभाओं के संरक्षण में कार्यरत कारीगर, कलाकार और कुलीन लोगों का भी पतन हुआ। 19वीं सदी के अंत में भारत के कुछ आधुनिक नए शहरों में, जहां यांत्रिक उद्योग लगाए गए थे, लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी। मतलब जहां जहां ये आधुनिक शहर था, जहां पे उद्योग लगाए गए थे, वहां पे जनसंख्या धीरे 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 क्या होने लगा? बढ़ने लगा। नगरों में स्थित उत्पादकों के द्वारा बनाए गए विलासिता के सामान, ढाका या मुर्शिदाबाद की उच्च कोटि की रेशम की मांग में दरबारों के विघटन के बाद भारी कमी हो गई। ये उत्पाद जिन बाह्य बाजारों पर निर्भर थे, उनका भी कमोबेश सफाया हो गया था। दूर दराज के क्षेत्रों के ग्राम शिल्प, विशेषतः पूर्वी भारत के उन क्षेत्रों के अतिरिक्त जहां अंग्रेजों का प्रवेश जल्दी और सघन था, अधिक समय तक स्थिर रहे, जब तक कि रेलवे के विस्तार ने उन्हें गंभीर रूप से प्रभावित नहीं किया। मतलब जब तक रेलवे का विस्तार नहीं हुआ, समझो कि उसका पतन होते गया। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के प्रभाव से ज्यादातर लोग नगरों में आए, लेकिन इसके विपरीत भारत में ब्रिटिश औद्योगिकरण के प्रारंभिक समय में ज्यादातर लोगों को कृषि की ओर जाना पड़ा। किधर जाना पड़ा? कृषि की ओर, मतलब कि खेती बाड़ी के कामों की ओर जाना पड़ा। भारतीय जनगणना रिपोर्ट इसे स्पष्ट रूप से दर्शाती है। भारत में समाज शास्त्रीय लेखन में उपनिवेशवाद के
विरोधाभासी और अनिश्चित परिणामों के बारे में अक्सर चर्चा की गई है। पश्चिमी औद्योगिकरण और उसके परिणाम स्वरूप उभरे मध्य वर्ग की तुलना भारत में हुए औद्योगिकरण के अनुभवों के साथ की जाती है रही है। ऐसी ही एक झलक मिलती है और तर्क से अभी पता चलता है कि औद्योगिकरण का मतलब केवल मशीनों पर आधारित उत्पाद ही नहीं, बल्कि यह नए सामाजिक समूहों और नए सामाजिक संबंधों के उद्भव और विकास की कहानी है। मतलब ये इन सभी जो परिवर्तन है, इन सभी परिवर्तनों का कहानी है औद्योगिकरण। ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में नगरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। समुद्र तटीय नगर जैसे बंबई, कलकत्ता और मद्रास उपयुक्त माने गए थे, क्योंकि इन जगहों में उपभोग की आवश्यकता वस्तुओं का निर्यात आसानी से किया जा सकता था। साथ ही यहीं से उत्पादित वस्तु का सस्ती लागत से आयात किया जा सकता था। औपनिवेशिक नगर ब्रिटेन में स्थित आर्थिक केंद्र और औपनिवेशिक भारत में स्थित हाशिए के बीच महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र थे। मतलब कि एकदम एक दूसरे से जो व्यापार की संबंध था अच्छा था। इस प्रकार ये नगर भूमंडलीय पूंजीवाद के ठोस उदाहरण थे। उदाहरण के रूप में औपनिवेशिक भारत में बंबई को इस प्रकार सुनियोजित ढंग से विकसित किया गया था कि सन 1900 तक भारत की एक तिहाई कच्ची कपास को जहाज से भेजा जा चुका था। कोलकाता से जूट यानी पटसन का निर्यात ब्रिटेन में निर्यात होता था, जबकि चेन्नई से कहवा, चीनी, नील और कपास ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था। मतलब कि यहाँ से भारत से ब्रिटेन ये सारी चीजें भेजी जाती थी। औपनिवेशिक काल के नगरीकरण में पुराने शहरों का अस्तित्व कमजोर होता गया और उनकी जगह पर नए औपनिवेशिक शहरों का उद्भव और विकास हुआ। कोलकाता ऐसा पहला नगर था। सन 1690 में एक अंग्रेजी व्यापारी जिसका नाम जॉब चॉर्नॉक था ने हुगली नदी के तट से लगे 3 गांवों कोलिकाता, गोविंदपुर और सूतानुती को पट्टे पर लिया, मतलब कि पट्टे पर चढ़ा लिया। उसका उद्देश्य उन तीनों गांवों में व्यापार के अड्डे बनाना था। हुगली नदी के किनारे ही सन 1698 में फोर्ट विलियम की स्थापना, रक्षा और